नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के मामले में एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव नजर आ रही है। अहमद पटेल, वेणुगोपाल को पायलट को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट को पार्टी में वापस लाने को कहा है। सचिन पायलट गुट के विधायकों को वापस आने को कहा जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची है राजस्थान की लड़ाई। नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पायलट देंगे। राजस्थान के मामले में एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कमान संभाल ली है। अहमद पटेल, वेणुगोपाल को पायलट को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट को पार्टी में वापस आने को कहा है। सचिन पायलट गुट के विधायकों को भी वापस आने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक राजस्थान की लड़ाई पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पायलट याचिका देंगे। चंद्रशेखर त्रिशूल, राजनीतिक संपादक, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान मामले में कमान संभाल ली है। देखिए, बिल्कुल सलोनी, जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल एक हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, इंटरनल पॉलिटिक्स कहीं नजर आ रही है। एक सचिन पायलट ने कल भी ले है, एएनबी इस बात को लगातार इस बात को प्रमुखता से उठा रहा है कि कहीं एक युवा वर्चस्व को तरजीह देने का ये मामला है। और कहीं जिस तरह महाराष्ट्र से लेकर और कहीं असम तक ये आवाज उठ रही है कि युवाओं को तरजीह दी जाए, तो कहीं प्रियंका गांधी ने वो कमान संभाली है। और अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल दोनों वो महारथी हैं जो हमेशा किसी भी संकट को टालने के लिए जिनकी भूमिका सशक्त रहती है। जबकि अहमद पटेल तो पिछले अगर 25 साल में आप देखेंगे तो बड़े बड़े ऐसे कारनामे जो कहीं ये नहीं होता था कि ये नहीं हो सकता, वो अहमद पटेल कर गुजरते हैं लगातार। अब अहमद पटेल को जिम्मेदारी दी है तो इसके कई मायने निकलते हैं। निश्चित रूप से सचिन पायलट को लेके कांग्रेस में भी आंतरिक रूप से एक चिंतन, एक मंत्रणा चल रही है और उसी के अंतर्गत ये सब पूरी कवायद है। लेकिन सचिन पायलट जिस तरह 120B की नोटिस पे कहीं वहां जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी अपनी लड़ाई के लिए प्रमुखता से कहीं अपनी बात रखने की तैयारी में है। क्योंकि किसी उप मुख्यमंत्री को कैसे ही उनके शासन में कोई कूट रचित षड्यंत्र रचने का नोटिस दे सकता है। लोकतंत्र है, बातें करते हैं लोग अपनी, कैसे क्या हो सकता है, तमाम संभावनाओं पे गौर होता है, संभावनाओं को देखा जाता है। लेकिन उसमें दोषारोपित करके 120B का नोटिस देना कहीं ना कहीं सचिन पायलट के जो आंतरिक मन है उसको भी ठेस पहुंची है। और शायद उसी ठेस का नतीजा है कि अब ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं और सचिन बीच में खड़े होकर इस बात पे कहीं एक हठधर्मिता अपनाए हुए हैं और कहीं संघर्ष के पथ पर, संघर्ष की पगडंडी पर आगे बढ़ने के लिए अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट का सामने आ रहा है। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार एक तरफ जहां अशोक गहलोत की बात की जाए, वहीं दूसरी ओर पार्टी के आला कमान जो अधिकारी है प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो वो भी बार बार सचिन पायलट को वापस आने के लिए कह रही है। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत जो है वो निशाना साध रहे हैं, उम्र को लेकर भी उन्होंने बयान जारी किया है। तो ऐसे में क्या कहीं पर डगमगाए हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये सियासी वर्चस्व की वो कहानी है जो मिसाल बनेगी राजस्थान की राजनीति में आने वाली समय में। और राजस्थान की राजनीति में इस मिसाल ने कई ऐसे लोग थे जिनको चिंतन के लिए मजबूर कर दिया है। सत्ता में रहते हुए भी अगर किसी का वर्चस्व बिल्कुल कहीं जमीन पर टिका दिया जाए तो फिर वो जिस तरह लड़ाई के लिए उतारू होता है, लड़ाई के लिए जिस तरह मुखर होता है, वही सचिन पायलट ने किया है। लेकिन जो गहलोत का वर्चस्व है एआईसी से लेके और राजस्थान तक और गांधी परिवार तक, उस वर्चस्व को अभी तक सचिन पायलट चुनौती देने में नाकामयाब रहे हैं। और ये हो सकता है कि संवेदनाएं लोगों की उनके प्रति हैं और संवेदना के पहलू से लोग उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी पहलू है वो अभी भी अशोक गहलोत का पूरी तरह दमदार और मजबूत दिखाई देता है। चंद्रशेखर त्रिशूल, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि बार बार अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, अहमद पटेल और वेणुगोपाल जिस तरीके से अब दखल दे रहे हैं, मनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसे में यह अहम कड़ी हो सकती है? क्या इनके मनाने से कहीं ना कहीं कोई उम्मीद जागती हुई नजर आ रही है?
देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा का जिस तरह लगातार नाम आता है, प्रियंका गांधी का नाम आने से उनके अंदर राजनीतिक जो परिपक्वता है, उनके अंदर जो एक लीडरशिप स्किल है, लीडरशिप जो एक उनके अंदर दिखती है, उसका कहीं ये एक बीच बीच में एक एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। और 10 अगस्त को जिस तरह अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, कुछ भी संभव है, संभव कुछ भी है। 10 अगस्त तक अगर गैर गांधी परिवार से जिस तरह नाम चलता है हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है गैर गांधी परिवार में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, वो अशोक गहलोत का आता है। और अगर ये संभावना बैठती है कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और यहाँ पर मुख्यमंत्री की गद्दी पर सचिन पायलट को बिठा दिया जाए, या फिर प्रियंका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, इस तमाम बातें हैं। राहुल गांधी के अलावा जो विकल्पों पे विचार हो रहा है, राहुल गांधी ने जिस तरह अपना एक अलग हटके और अपना एक काम करने वो लगे हैं, और जिस तरह विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर मुखर होकर हमला कर रहे हैं, वो अपना एक उन्होंने एक एजेंडा सेट कर लिया है कि मुझे इस तरह से काम करना है। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी किसी न किसी पर बनती है। 10 अगस्त को ये कार्यकाल खत्म होने वाला है। अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते हैं, तो फिर गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में सर्वोपरि नाम है अशोक गहलोत का। तो वहां पर अगर अशोक गहलोत को बुलाया जाता है, तो निश्चित रूप से सचिन पायलट किसके कहने पे कर रहे हैं, किसके कहने पे नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से कोई सपोर्ट सचिन पायलट को बराबर मिल रहा है कांग्रेस के अंदर से, तभी इतना आगे बढ़े हैं। चंद्रशेखर जी, अगर बात की जाए कि सचिन पायलट अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, याचिका दायर करेंगे वहां पर, ये आखिर वजह क्या है? क्योंकि बार बार अगर कांग्रेस की बात करें तो हर किसी ने उनके लिए दरवाजे खोल रखे हैं, ये भी कहा गया था। नहीं, वो दरवाजों के खोलने से कोई मतलब नहीं है। दरवाजे, हर दरवाजे जो भाजपा का दरवाजा जो भी खुला हुआ है राजस्थान में, उस हर दरवाजे के अंदर 2 मुख्यमंत्री पहले से बैठे हैं भाजपा के। सचिन पायलट को ये बात पता है कि उस दरवाजे के भीतर जाने से उन्हें कुछ मिलने वाला, हासिल होने वाला नहीं है। यहाँ पायलट युग का प्रारंभ हो सकता है कांग्रेस में रहते हुए आने वाले समय में, 5-7 साल में, जब भी ये सरकार का कार्यकाल खत्म होगा, अगला चुनाव बीजेपी जीतती है, जिस तरह ट्रेंड होता है पॉलिटिकल ट्रेंड राजस्थान की राजनीति का, वो हो सकता है। लेकिन बीजेपी में जाने से कोई अभी ऐसा नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया जाए सीधे सीधे। वहां पर 5-6 मुख्यमंत्री पहले से ही बैठे हुए हैं। तो ये सब बातें वो कह देते हैं दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन दरवाजे के भीतर क्या है ये थोड़ी बता रही है बीजेपी कि दरवाजे के भीतर भी एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है आपके आने से पहले। ये थोड़ी बता रही है बीजेपी। दरवाजा खुला खुला होने की तो बात कह रही है सारी, सब जगह ट्वीट डालते तो यही तो कहते हैं दरवाजा खुला है, स्वागत है आपका, यही तो करते हैं। ये थोड़ी कहते हैं आओ मुख्यमंत्री बन जाओ, वहां नहीं बना रहे तो। जी, चंद्रशेखर त्रिशूल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं बिहार में भी सियासत गरमाती जा रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज में पुल गिरने से सियासत गरमा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। खबरदार, अगर किसी ने इसे नीतीश का भ्रष्टाचार कहा तो 264 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बना था। पिछले महीने सीएम ने ही इस पुल का उद्घाटन किया था, जिसके चलते अब लगातार नीतीश सरकार घिरी हुई है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है और कहा है कि खबरदार, अगर किसी ने इसे नीतीश का भ्रष्टाचार कहा तो। बिहार इस वक्त डबल मुसीबत झेल रहा है। एक तो बाढ़ का कहर और दूसरा कोरोना की मार। ऊपर से प्रशासन की नाकामी नजर आ रही है। सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार ने दावों की पोल गोपालगंज में पुल का हिस्सा ढहने से खोल दी है। 17-18 जून को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गोपालगंज में जो 70 घाट पुल है, जो 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन किया था। और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। और सवाल कई खड़े उठ रहे हैं कि ये 8 साल से ये पुल जो है ये बन रहा है,
और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और 8 साल लगे बनने में। और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक 30 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का जो है उद्घाटन किया। अखिलेश झा संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश झा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कागज का बना था ये पुल जो टूट गया? जी देखिए, ऐसा है, विकास अगर होता है तो वो दिखता है, लेकिन अगर केवल विकास की ब्रांडिंग हो, मीडिया में विकास हो तो वो दिखता नहीं, चिगाड़ता है, दहाड़ता है। बिहार की स्थिति कुछ ऐसी ही है। नीतीश कुमार के विकास की केवल ब्रांडिंग हो रही है। गोपालगंज के 70 ठेका में जो ये पुल बना है, लगभग 264 करोड़ की लागत से ये पुल बना था और 16 जून 2020 को नीतीश कुमार ने बड़े तामझाम के साथ इसका उद्घाटन किया था। लेकिन शायद आम जनता को ये पता नहीं था कि ये पुल की उम्र केवल 1 महीने होगी और 1 महीने में ये पुल गिर जाएगा। इंजीनियरों, ठेकेदारों और ये मंत्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज भी उसकी लीपापोती का प्रयास सरकारी तौर पे किया जा रहा है। केवल जनता को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बाढ़ के कारण गिर गया और इसमें सरकारी महकमे की कोई गलती नहीं है। जनता के आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, यह केवल आईवास है। नीतीश कुमार की सरकार में ऐसे कई उदाहरण हैं, कई योजनाएं हैं जो केवल कागजों पर चल रही हैं। नल जल योजना देखिए, नीतीश कुमार उद्घाटन करके आते हैं, जिस दिन उद्घाटन करते हैं उस दिन पानी आता है नलों में, उनके जाने के बाद ही पानी पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ये सारी कई घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार के संज्ञान में ये सब बात नहीं है। सरकार तो केवल चुनावी मोड में है। कोरोना से लोग मरे या पुल गिर जाए या नल जल की योजना बिल्कुल खत्म हो जाए, सरकार इन मामलों में बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। जी अखिलेश जी, आपसे जानना चाहते हैं, अगर यहाँ पर भारी संख्या में लोग होते या फिर आवागमन होता वाहनों का, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे में कोई प्रशासन की कोई जिम्मेदारी यहाँ नजर नहीं आ रही है, कोई प्रशासनिक अधिकारी इसमें कोई बयान नहीं दे रहा है। देखिए, संवैधानिक जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है और इसमें बड़ी दुर्घटना की भी संभावना थी, लेकिन जब लीपापोती किया जाए और केवल यह इरादा हो कि जनता की आंखों में धूल झोंका जाए, कागजों पर विकास दिखाया जाए और चिल्लाया जाए इस बात के लिए कि हमने बहुत किया, लालू जी ने नहीं किया, मैंने किया, बीजेपी ने नहीं किया और अन्य पार्टियों ने नहीं किया, विकास पुरुष है नीतीश कुमार, ये सुशासन बाबू कहलाते हैं, ये केवल कागजों की बात है और ये मीडिया ब्रांडिंग है। हकीकत जमीन पर कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी आप देखेंगे तो बहुत आश्चर्यजनक तथ्य सामने आएंगे, फैक्ट्स बिल्कुल अलग हैं। अखिलेश, ऐसे में राजनीति भी गरमा रही है। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो उन्होंने तंज कसा है नीतीश कुमार पर, कहा है कि खबरदार अगर किसी ने इसे नीतीश का भ्रष्टाचार कहा तो। बिल्कुल सही कहा है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, उनका ये काम है, लेकिन तेजस्वी यादव को डी ब्रांड करने का जो प्रयास है एनडीए का, जदयू बीजेपी का, वो कम नहीं हो रहा। उनको तो एक ही बात में कह दिया जाता है कि आप इतनी कम उम्र में हजारों करोड़ के मालिक कैसे हो गए, आपके पिताजी चारा घोटाला में जेल में बंद है। और इस ब्रांडिंग से सच्चाई जो है, तेजस्वी यादव जो सच भी बोलते हैं उसको भी ढकने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल सच कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार है और बोलने पर लोग उस सरकार का विरोध मानते हैं, अत्याचार मानते हैं। भ्रष्टाचार की बात आप यहाँ नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे तो लोगों का मानना है कि नहीं, नीतीश से अच्छा कोई नहीं है। इस तरह का वातावरण बना दिया गया है, जनता को सच्चाई से रूबरू होने नहीं दिया जाता है और ये बड़ी समस्या है। इसलिए तेजस्वी यादव का तंज कोई गलत नहीं है, लेकिन ये कितना प्रचारित होगा और जनता इसको कितना समझ पाएगी, क्योंकि ये बड़ा इन लोगों का नेटवर्क प्रचार का जो है एनडीए का, क्योंकि उसमें आरएसएस संघ वाले लोग जो है उनके प्रचार की तो कोई बेजोड़ प्रचार करते हैं, कोई सीमा नहीं है। 5 मिनट में गणेश जी को पूरे धरती में दूध पिलाने वाले ये संघ के लोग हैं और तो ये छोटे छोटे दुष्प्रचार तो कभी भी कर सकते हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहते हैं कि महज 29 दिन और 264 करोड़ की लागत से ये बना है और 8 साल में इसका निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य जो है वो 8 साल में हुआ है। तो ऐसे में क्या सामग्री को लेकर सवाल नहीं खड़े होते हैं? क्या पानी का अगर बहाव कहा जाए तो ऐसे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मानसून बहुत सक्रिय हुआ है, ऐसा पहली बार तो नहीं है कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा था।
पानी के बहाव से पुल का बह जाना यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। पुल तो इसलिए बनाया जाता है कि पुल के नीचे से पानी निकल जाए और पुल से लोगों का आगमन हो, लोगों की यातायात बनी रहे। सवाल यह है कि पुल क्यों बनाया अगर वो गिरने ही वाला था तो? जी 264 करोड़ जनता की गाड़ी कमाई के पैसे आपने बर्बाद कर दिए। आपके महकमे के लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। 8 साल लग गए। 8 साल में मॉनिटरिंग क्या किया आपने? गलत सामग्री थी तो आपने कितने लोगों पर एफआईआर किया? कितने लोगों को आपने सस्पेंड किया? जी गैर जिम्मेदार लोगों से काम क्यों करवाया? ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं किया? जबकि बिहार में अब ये सिस्टम है, एक नया कानून आया है कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी बनाने वाली एजेंसियों पर होती है, उसके पैसे रोक लिए जाते हैं। ऐसे में भी अगर इस तरह का काम हो रहा है तो बिल्कुल सरकार की अनदेखी है, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इससे इस कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। और आप जान लें अगर यातायात वहाँ होता रहा, शुरू हो गया होता, लोग आते जाते बहुत अखिलेश, जब बार बार सुशासन की बात की जाती है, सुशासन बाबू कहा जाता है नीतीश कुमार को, लेकिन लगता है कि 8वां दशक चल रहा है लोकतंत्र का और 5 जनरेशन यहाँ पर दिखती है कहीं पर। देखिए, मेरी कमीज तुमसे ज्यादा साफ है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में जनता पिस रही है। नीतीश जी लालू पर आरोप लगाते हैं और विपक्ष के लोग नीतीश जी को विकास नहीं करते हैं ऐसा बताते हैं। इन दोनों में ये उंगली उठाने का खेल चल रहा है। जनता तो बिल्कुल पिस रही है, जनता पर किसी का ख्याल ही नहीं बनता। नीतीश जी ने 15 साल में क्या किया इसका हिसाब नीतीश जी कभी नहीं देते हैं। लालू जी ने 15 साल जंगल राज किया है, इसका हिसाब वो देते हैं। अखिलेश, अगर आगे की बात की जाए तो आगे अगर दोनों तरफ से रास्ता है जो ब्लॉक हो चुका है, अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? अभी तक जो जानकारी है उसमें सरकारी महकमा वही प्रयास कर रहा है, रास्ते साफ हो जाएंगे, मलबे हटा दिए जाएंगे, यातायात फिर जैसे लोग नाव के सहारे निकलते थे वही स्थिति हो गई है। ये पुल ऐसा था जिससे बहुत सारे इलाके जुड़ रहे थे और बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा था। एक बड़ी आबादी थी जो इससे लाभान्वित हो रही थी, होने की संभावना थी, लेकिन 1 महीने में ही ऐसा हो गया है। तो फिर से वही नाव का सहारा। लोग तो यहाँ बाढ़ में रहने को मजबूर हैं, बाढ़ सहजीवन की व्यवस्था है। यहाँ यही ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ लोगों को कि विपत्तियों के साथ रहे और कैसे रहोगे। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, शुरू से ही लोग बाढ़ में रहते हैं यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं बिहार से ही इस वक्त की अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। बिहार के सुपौल से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना इलाज को लेकर नीतीश सरकार एक बार फिर से घिर गई है। ठेले पर बैठकर कोविड-19 सेंटर पर डॉक्टर जाता दिखा है। इलाज के लिए अस्पताल में मरीज तड़प रहे हैं। सुपौल के कोविड-19 सेंटर में पानी भर गया है। राज्य में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 20,000 को पार कर गया है। एक बार फिर से नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों के घेरे में खड़ी हो चुकी है नीतीश सरकार। आपको बता दें कि एक तरफ जहां कोरोना महामारी प्रचंड रूप पर है, वहीं ऐसे ही में प्रकृति का प्रकोप भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पुल टूट गया है गोपालगंज का, वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो ठेलों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना इलाज को लेकर एक बार फिर से घिर चुकी है नीतीश सरकार। सुपौल के कोविड-19 सेंटर में पानी भर गया था और ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो ठेलों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मरीज जो हैं वो बेहाल हैं, लेकिन डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभा रहे हैं। वहीं नीतीश सरकार पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 20,000 को पार कर गया है। लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में जो प्रशासन है यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश सरकार पर, प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ठेले पर बैठकर कोविड-19 अस्पताल सेंटर जाते हुए डॉक्टर नजर आ रहे हैं। इलाज के लिए अस्पताल में मरीज तड़प रहे हैं।
सुपौल के कोविड-19 सेंटर में पानी भर गया है। राज्य में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 20,000 को पार कर गया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज में पुल गिरने से भी लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई है। ऐसे में दोनों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार के सुपौल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना इलाज को लेकर नीतीश सरकार एक बार फिर से घिर गई है। ठेले पर बैठकर कोविड-19 सेंटर जाता हुआ डॉक्टर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इलाज के लिए अस्पताल में मरीज तड़प रहे हैं, पानी भरा हुआ है। अखिलेश झा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश झा, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार में नीतीश सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सुपौल में डॉक्टर ठेले पर जाता हुआ अस्पताल में नजर आ रहा है। देखिए, निर्मली विधानसभा क्षेत्र के मरौना इलाके का ये मामला है। पूरा इलाका बाढ़ की पानी घिरा हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है और ठेले पर डॉक्टर साहब मरीज को देखने के लिए जाते हैं। उस पानी में वो कैसे जाएंगे, इसकी कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं कर रही है। सरकार को ये ध्यान नहीं है कि हम मरीजों के पास डॉक्टर को कैसे पहुंचाएंगे। स्थानीय लोगों की मदद से डॉक्टर साहब ठेले पर बैठ जाते हैं और उनको खींचकर स्टेशन हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, जहां मरीज। डॉक्टर तो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार को क्या अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं आती है? प्रशासन बिल्कुल मौन है। दावे बड़े बड़े होते हैं। डॉक्टर को कम से कम हॉस्पिटल पहुंचने की व्यवस्था तो करनी चाहिए। न स्थानीय प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही बिहार के स्वास्थ्य विभाग, बिहार के मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, पता नहीं किन कामों में लगे रहते हैं, उनको इतनी भी जानकारी नहीं होती है। डेड बॉडी पड़ी रहती है, उसको उठाने की व्यवस्था नहीं है। लोग खड़े खड़े दवा की दुकानों पर दवा खरीदते हुए कोरोना के पेशेंट मर जाते हैं। 5-5 घंटे एम्बुलेंस नहीं आता। इस तरह की जो लचर व्यवस्था है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल मर चुकी है, लचर हो गई है। यहाँ के मंत्री और अफसर कोई काम करना नहीं चाहते हैं। आप डॉक्टरों की स्थिति देख रहे हैं। परिणाम ये हुआ है कि कई डॉक्टरों ने रिजाइन कर दिया है। कोरोना के में काम करते करते कई डॉक्टर अपनी जान दे चुके हैं, फिर भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा। और ताजा घटना जो आप देख रहे हैं मरौना की। अखिलेश झा, क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो कुछ। ठीक है अखिलेश झा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना पहुंच गया है। सीएम की सुरक्षा में तैनात पीएसी के 2 जवान संक्रमित पाए गए हैं। यूपी सरकार के 5 मंत्री पहले भी कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। अब स्वास्थ्य विभाग पूरे मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज करने में जुटा हुआ है। संक्रमित दोनों जवान पीएसी के हैं, जिनकी ड्यूटी आउटर सर्कल में लगी है। ये जवान मुख्यमंत्री आवास के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे। गौरतलब है कि इससे पहले यूपी सरकार के 5 मंत्री और उनके परिवार वाले भी कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार की बात की जाए तो बुधवार को 197 नए मामले सामने आए, जबकि आपको बता दें कि एक हॉस्पिटल में तैनात एक वरिष्ठ डॉक्टर की संक्रमण के चलते मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। अब मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज कराने का काम जारी है। संक्रमित दोनों जवान पीएसी के बताए जा रहे हैं, जिनकी ड्यूटी आउटर सर्कल में लगी है। ये जवान मुख्यमंत्री आवास के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे। और आपको बता दें कि इससे पहले भी यूपी सरकार के 5 मंत्री और उनके परिवार वाले कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। कोरोना वायरस का
जो कहर है वो लगातार जारी है। सीएम आवास तक कोरोना वायरस का कहर जा चुका है, दस्तक दे चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि पीएसी के 2 जवान संक्रमित पाए गए हैं जो योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात थे। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।